अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल बासित। पाकिस्तान की 79वीं सालगिरह गुजर गई है और इस साल हम लोगों ने जो रूलिंग क्लास है उनका एक इख्तलाफ भी सुना। अ, एक तरफ से ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया और जो दूसरी तरफ वाले लोग थे उनका एक अलग ख्याल था। हम लोग ओवरऑल सिस्टम को ज़ेर बहस नहीं लाना चाहते। जो मैक्रो एस्पेक्ट होते हैं उन पे बात करना मुश्किल भी होता है और काफ़ी जो तज्ज़ियाकार हैं जिनके मुशाहदात ज़्यादा होते हैं वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन एक माइक्रो लेवल पे डिपार्टमेंटल लेवल पे जो चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब रेवेन्यू के अंदर जो चीज़ें हैं, जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ आ रही हैं, जितने भी कवानीन के अंदर तरमीम हो रही हैं, उनको हम लोग ज़ेर बहस भी लाते हैं। ख़ुसूसी तौर पे जो रेवेन्यू के अंदर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर मुश्तरका खातों की तकसीम के हवाले से जितना भी काम हुआ, फिर उसके अलावा जो ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट्स के हवाले से जितना काम हुआ, उसके ऊपर एक अच्छा खासा क्रिटिक हम लोग करते रहे हैं। अपनी अ, निजी महफ़िलों के अंदर भी बात करते हैं, फिर कोई वीडियो बनाने का मौका मिल जाता है तो आपके सामने भी वो सारी चीज़ें लेके आते हैं। अगर रेवेन्यू के अंदर ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी काम अभी तक हो रहे हैं वो कोई इस तरह के तसल्ली बख्श नहीं है। मैं एक रेवेन्यू से हट के अगर मैं बात करूं, बिल्कुल अपने आप को मैं मुलाज़म ना समझते हुए बात करूं, तो मजमूई तौर पर जो जितने भी मामलात अभी तक हुए हैं कि वो इतने ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। मैं बल्कि पिछले दिनों एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, वो मेरे ख़्याल में फोर्ब्स के अंदर वो छपा था। तो उसके अंदर बात यही की गई थी कि थर्ड वर्ल्ड के अंदर जितना भी काम डिजिटलाइजेशन का या एडवांसमेंट का हो रहा है, तो वो उस तरह के जो नताइज हासिल नहीं हो रहे जिस तरह का आलमी इदारों के सामने थर्ड वर्ल्ड ने वादे किए थे। आम तौर पे जब फंडिंग लेते हैं या कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसके ऊपर वो इन्वेस्ट करता है, आलमी इदारे ख़ास तौर पे बैंकिंग साइड, तो उनको थर्ड वर्ल्ड की तरफ से या पाकिस्तान जिस तरह का मुल्क है, इस तरह के मुल्कों की तरफ से जब वादे वईद किए जाते हैं कि हम लोग ये काम करेंगे, ख़ास तौर पे ख़वातीन के राइट्स के हवाले से या ट्रांसपेरेंसी के हवाले से जो चीज़ें बताई होती हैं, तो वो वाले नताइज जो हैं वो हासिल नहीं होते। जब भी हम लोग बात करते हैं कि बेहतरी की जो तरीक़ाकार है बेहतरी का, वो कैसे आ सकती है बेहतरी, तो आम तौर पे हम लोगों को ये कहा जाता है कि जी इसके लिए आपके पास क्या हल है। तो हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हैं डिपार्टमेंट के अंदर। ज़ाहिर बात है जो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए इदारे हैं, वो रिसोर्सफुल भी हैं, उनके पास हर तरह की सहूलियात भी हैं। लेकिन अगर कहीं पे कमी है तो प्रोसीजर्स की कमी है। हर तरीके से इक्विप होने के बाद भी वो चीज़ों को उस तरीके से नहीं बना पा रहे हैं जो मुझे समझ आ रही है। और दूसरी वजह ये है कि इनका कम्युनिकेशन भी नहीं है। ख़ास तौर पे अगर मैं पलरा की या पल्स की बात करूँ तो इनकी कम्युनिकेशन आम लोगों के साथ, बाकी इदारों के साथ उस तरह की नहीं है कि बाकी इदारों को समझ आए कि ये कौन सा रोड मैप लेके चल रहे हैं और इन्होंने क्या नताइज हासिल करने हैं। इंडिया के अंदर या बाकी ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ पे एडवांसमेंट हुई है, जहाँ पे डिजिटलाइजेशन हुई है, अगर वहाँ पे हम लोग देखें तो उन्होंने बाकायदा कम्युनिकेट किया हुआ है। अगर इंडिया की मैं मिसाल लूँ तो उनकी एक मिनिस्ट्री है, उसकी वेबसाइट के ऊपर पूरा एक रोड मैप है जो 1988 से लेके अब तक का उन्होंने उसके ऊपर लिखा हुआ, पब्लिश किया हुआ पड़ा है। तो वो हम लोग पढ़ भी सकते हैं। इस तरह की जो चीज़ है ये हमारे यहाँ पे मिलती नहीं है। आप यही अंदाज़ा लगाएँ, जो पटवारी साहिबान हैं वो मेरे साथ मेरी इस बात की तायद भी करेंगे कि जब इन्होंने ग्रीन सर्टिफिकेट जब बनाना शुरू किया था, तो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि ये किस तरीके से बनता है और इसका तरीक़ाकार क्या है, अप्लाई कहाँ पे करना है और सर्वेयर ने कहाँ पे जाना है और किन-किन अफ़सरों से होते हुए जो है वो ग्रीन पार्सल जो है वो बनेगा। अगर हम लैंड रिकॉर्ड की बेहतरी की तरफ आएँ और इस पे बात करें, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर दुनिया का जो बेस्ट निज़ाम है लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट का, उस हवाले से मैंने बात की थी। वो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन मॉड्यूल पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जो आईएसओ का वज़ा किया हुआ एक निज़ाम है, और उसी निज़ाम को एडॉप्ट करके दुनिया के बहुत से ममालिक ने बड़े अच्छे नताइज हासिल किए हैं। उनके रिकॉर्ड के अंदर ट्रांसपेरेंसी भी आई है, चीज़ें सिस्टमाइज़ भी हुई हैं। बेसिकली अगर वही वाला निज़ाम हम लोग बात करें कि हमारा जो पंजाब के अंदर जिस तरह का रिकॉर्ड मौजूद है, तो इसी रिकॉर्ड के साथ हम लोगों ने अगर वो वाला सिस्टम अडॉप्ट करना हो तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स करने की, को बहुत ज़्यादा लीगल फ्रेम को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो एलएडीएम है, जो लैंड एडमिनिस्ट्रेशन डोमेन मॉड्यूल है, वो बेसिकली एक डाटा की मॉडलिंग है नए तरीके से।
उसके लिए चीज़ों को बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अवेलेबल रिकॉर्ड को ही हम लोगों ने उठा के अपने रिकॉर्ड के अंदर अपने रिकॉर्ड की रिप्रेजेंटेशन उस तरह की बना देनी है जिस तरह का तरीकाकार उन्होंने बताया है। एलएडीएम के ऊपर एक बड़ी ज़िमनन सी वीडियो बनाई थी जो आप लोगों ने देखी भी होगी। बेसिकली वो जो डाटा मॉड्यूल है, ज़मीनों के रिकॉर्ड का जो वो मॉड्यूल उन्होंने वज़ा किया है, बेसिकली उसके 3 कंपोनेंट हैं। उसका सबसे पहला कंपोनेंट जो है, बेसिकली जो 3 कंपोनेंट हैं ये इस चीज़ को एड्रेस करते हैं कि जो ज़मीन का टुकड़ा है वो किस जगह पे है, और उसके बाद पार्टी कौन सी है जिसके हकूक़ जो हैं वो जुड़े हों उस ज़मीन के टुकड़े के साथ। और तीसरी चीज़ जो है वो ट्रिपल आर है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स और रिस्ट्रिक्शन। ये 3 कंपोनेंट्स बुनियादी हैं जो एलएडीएम की बुनियाद है। इसी बुनियाद के ऊपर जो सारा डाटा है वो अरेंज किया जाता है, और डाटा की एक शक्ल सूरत ऐसी बनकर सामने आती है जो सारी की सारी चीज़ों को कवर करती है। अगर मैं बात करूं जो कैडेस्ट्रल मैप है, कैडेस्ट्रल मैप जो है वो उसका एक स्पेशल यूनिट की तरह उसके ऊपर वो लग जाता है। जैसे ज़मीन के ऊपर कोई भी जगह है वो किस जगह पे लोकेट है, किस जगह पे है, किस तरह की नज़र आती है, उसको उसकी मैपिंग कर दी जाती है। और अब ये जो मैपिंग है ये सिर्फ हम लोगों को ये बताती है कि ज़मीन कहाँ पे मौजूद है, ज़मीन कैसी नज़र आती है, ज़मीन का एरिया कितना है, वो जो पार्सल है उसका एरिया कितना है, और उसका महल्ले वकू, उसका हदूद अरबा, ये सारी चीज़ें सिर्फ जो स्पेशल यूनिट है उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। एलएडीएम के अंदर जो दूसरा बड़ा कंपोनेंट है वो पार्टी है। पार्टी से मुराद कि वो कौन कौन से लोग हैं जो इस स्पेशल यूनिट के साथ वाबस्ता हैं। अब वो मालिक भी हो सकता है, वो कोई मोर्टगेजर या मोर्टगेजी भी हो सकता है, वो कोई ठेकेदार भी हो सकता है, वो किरायादार भी हो सकता है, वो अलाटी ग्रांटी, जितने भी लोग। अगर हम लोग अपनी जमाबंदी की बात करें तो जमाबंदी के अंदर जो खाना मलकियत और खाना काश्त है, इसके अंदर जितने भी लोगों का अंदराज होगा वो इस पार्टी के ज़ुमरे में आएंगे। तीसरा और आखिरी कंपोनेंट जो एलएडीएम का है वो ट्रिपल आर है। अब ट्रिपल आर एब्रीवेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट और रिस्ट्रिक्शन का। अब राइट से मुराद के पार्टी के पास क्या राइट्स हैं जिसकी वजह से वो उस स्पेशल यूनिट के ऊपर बैठा है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसका उसके साथ कब्जा है, उसके ऊपर कब्जा है। वो चाहे कल्टीवेटर भी हो सकता है, वो ओनर भी हो सकता है। मतलब जो राइट है वो ये डिफाइन करता है कि पार्टी का उस स्पेशल यूनिट के साथ क्या रिलेशन है। फिर रिस्ट्रिक्शन के अंदर यही समझें कि एक एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ये है कि कोई भी आदमी वहाँ पे कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो सिर्फ वहाँ पे उसको बतौर एग्रीकल्चरल यूज़ ही उसका कर सकता है। अब कमर्शलाइज होगी यह जगह तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक मज़ीद तरीके से बढ़ जाएगी, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्सेशन चेंज हो जाएगी, टैक्स भी इसी के अंदर आ जाते हैं। इसी तरीके से रिस्ट्रिक्शन किसी कानून की सूरत में हो सकती है, जिस तरीके से किसी स्पेशल यूनिट के ऊपर अगर कोई स्टे ऑर्डर लग गया है, कोई अदालती हुक्म आ गया है, तो उसके ऊपर ब्लॉकेज है, किसी भी वजह से हो सकती है वो ब्लॉकेज। तो ये वाले जितने भी हकूक़, जितने भी टैक्सेशन है, जितने भी अदालती बार्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इस ट्रिपल आर के अंदर आ जाती हैं। अब ये देखें, ये 3 बुनियादी कंपोनेंट्स जो हैं ये ज़मीन के साथ जुड़ी हुई हर चीज़ को कवर कर लेते हैं। तो ये एलएडीएम का एक बुनियादी जो मॉडलिंग थी डाटा की वो वाली मैंने आपको बताई है। इन्हीं 3 कंपोनेंट्स के ऊपर जब रिकॉर्ड खड़ा होता है तो वो रिकॉर्ड की एक मुकम्मल प्रेजेंटेशन बन जाती है। उसके अंदर कोई भी चीज़ गैर वाज़ेह नहीं रहती। डाटा जो रिकॉर्ड है ज़मीनों का वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है अपनी हर तरह की मालूमात के साथ। उसकी लोकेशन भी हम लोगों को पता है, उसका एरिया भी पता है, उसका मोहल्ले को भी पता है, उसकी अतराफ़ भी पता है। फिर उसके बाद उस स्पेशल यूनिट के साथ, उस ज़मीन के टुकड़े के साथ जितने भी लोग वाबस्ता हैं वो सारी पार्टी के अंदर आ जाते हैं। वो चाहे ज़मीन मालिक हो, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे वो मुज़ारा हो, चाहे वो जिस तरह का भी आदमी हो, वो पार्टी के अंदर आ जाता है। और उसके बाद स्पेशल यूनिट और जो आदमी है उसके ऊपर उनके साथ वाबस्ता तमाम राइट्स, उनके ऊपर लगी हुई तमाम रिस्ट्रिक्शंस, उनके ऊपर लगी हुई तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो टैक्सों की सूरत में, आबियाने की सूरत में, एग्रीकल्चर टैक्स की सूरत में, प्रॉपर्टी टैक्स की सूरत में, वो सारी या ट्रिपल आर के अंदर आ जाती हैं। हमारे यहाँ अभी तक जितना भी डिजिटलाइजेशन हुई है उसके अंदर एक डाटा मॉडलिंग का एक काफ़ी ज़्यादा फुकदान भी रहा है। इसके अलावा जो जीआईएस का काम हो रहा है वो जीआईएस का काम बहुत ज़्यादा प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ नहीं है जो अभी तक नज़र आ रहा है। आप देखें एलआईएस के ऊपर या पल्स की एक दूसरी वेबसाइट थी जिसके ऊपर जीआईएस का काम किया हुआ पड़ा था, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऑन ग्राउंड जो चीज़ें जिस जिस जगह पे पार्सल नंबर हैं
या पार्सल पड़े हुए हैं, उनकी बड़ी प्रिसीजन के साथ उनकी जो पॉलीगॉन्स हैं वो नहीं बने हुए। फिर जब हम लोगों ने देखा कि ग्रीन पार्सल सर्टिफिकेट्स का सर्वे किया जाके मौके पे सर्वेयर ने, तो वो भी सिंपल एक, जिस तरीके से नक्शे के ऊपर हम लोग कोई भी पॉलीगॉन ड्रा करते हैं वो बिल्कुल वैसे ड्रा करके वापस आ जाते थे। उनके को बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली मेजरमेंट नहीं की हुई। एल की ये वाली जो डाटा मॉडलिंग है, इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने फिर थोड़ी सी चीज़ें बनाई। एक वेबसाइट भी बनाई है जो पटवार सहूलियत के नाम से मौजूद है। उसके ऊपर बेसिकली वो तकसीम के लिए मैंने बनाई थी, वो लड़के काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल भी कर रहे हैं। लेकिन उसी के अंदर मैंने मोज़े का पूरा फुल फ्लज जो डाटा है वो भी ऐड किया है। वो वाला जो वर्जन है वो लाइव नहीं है, वो अभी आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा होगा। उसके ऊपर एक पूरे मोज़ा का डाटा जो है वो मैंने डाला है, और डाटा जो है जिस तरीके से मैं समझता हूँ अपने जो मैंने मुशाहिदा किया है या जिस तरह की मेरी स्टडी है, उसी बुनियाद पे मैंने डाटा एक मोज़े का उसके ऊपर इकट्ठा करना शुरू किया था। हमारे अवेलेबल रिकॉर्ड को एक काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस के साथ LADM की तरह प्रेजेंट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है। उसकी एक वजह ये भी है कि जो एक कंपोनेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इग्नोर्ड भी रहा है। जो LADM का एक कंपोनेंट है ट्रिपल आर के नाम से, उसके अंदर ज़मीन का जो इस्तेमाल है वो भी आ जाता है। अब देखें, हमारे रिकॉर्ड के अंदर, महकमा माल के रिकॉर्ड के अंदर जो ज़मीन का इस्तेमाल है वो वही वाला होता है जो जमाबंदी के अंदर ज़मीन की नौयत के हिसाब से लिखा होता है। ये जो नौयत है ज़मीन की, ये बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं की जाती। मौके के ऊपर अभी तक नल नहरी हमारे रिकॉर्ड के अंदर आ रहा होता है कोई भी फसला, लेकिन मौके के ऊपर वहाँ पे आबादी बनी होती है। फिर इसी तरीके से जब कोई कॉलोनी अप्रूव होती है तो उसकी ये ज़मीन की नौयत तब्दील करने की एग्जीक्यूशन हमारे रिकॉर्ड के अंदर नहीं होती। कॉलोनियाँ बन जाती हैं, बिक भी जाती हैं, उनके NOC भी होते हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर अभी तक नाल नहरी आ रहा होता है। सो ये तीसरे वाला जो कंपोनेंट है, ये फ़िलहाल पार्शली हम लोग अपने रिकॉर्ड के अंदर जोड़ सकते हैं। इसके अंदर किया ये गया है कि हमारी जो रेवेन्यू लेयर है, रेवेन्यू लेयर में उस डाटा को कहूँगा जो अभी तक हमारे रिकॉर्ड महकमा माल के अंदर मौजूद है। हमारी मुसावियों के जो नक्शे हैं, अगर उनको GIS करेंगे तो वो हमारी रेवेन्यू लेयर है, और उसी मुसावी के हर पार्सल के साथ जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है वो हमारी जमाबंदी की सूरत में मौजूद है। अब जमाबंदी के 10 कॉलम है, उसके अंदर खाना मलकियत भी है, खेवट खतूनी नंबर भी आते हैं। फिर मालिक का जो खाना है मलकियत का वो आ गया। उसके बाद खाना काश्त है, और उसके बाद जो पार्सल की दीगर मालूमात हैं कि पार्सल नंबर क्या है, उसका रकबा क्या है, उसकी नौयत क्या है, और वाजबात वगैरह जो हैं वो भी लिखे जाते हैं। अभी प्रैक्टिस नहीं है उनकी। तो ये सारी चीज़ें हमारा जो टेक्सचुअल रिकॉर्ड है उसके अंदर मौजूद है। अब किया इसमें यह गया है कि एक लेयर जो है वो रेवेन्यू की ऐड की गई है, उसके ऊपर एज इट इज़ वही बंदोबस्ती या इस्तेमाल का जो डाटा है वो बनाया गया है, और बनाने के बाद उसी के साथ हम लोगों ने टेक्सचुअल रिकॉर्ड को भी लिंक कर दिया कि एक पार्सल है वो किस खेवट के अंदर है, उस खेवट के अंदर कितने मालिक हैं, और किस मालिक का किस जगह पे कब्ज़ा है। यानी खाना काश्त, मलकियत, और जो खासरे का जो पार्सल का जो मालूमात हैं वो भी सारी रिकॉर्ड के अंदर डाल दी गई हैं। अब ये जो रेवेन्यू लेयर है, ये एक तरह की हमारी बुनियादी लीगल लेयर है, मतलब जिसकी एक कानूनी हैसियत है, जिसका पीछे रिकॉर्ड लिखा हुआ है, और रजिस्टर ऑफ राइट्स का वो हिस्सा है। अब मसला सारा आता है अर्बनाइजेशन की वजह से। अर्बनाइजेशन जब से हुई है, पिछले 20-25 सालों से जितनी भी अर्बनाइजेशन हुई है, वो उसी अर्बनाइजेशन को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ वज़ा करने की ज़रूरत थी और काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। तो ये वाला पार्ट जो है ये काफ़ी इग्नोर रहा है। अर्बनाइजेशन इतनी ज़्यादा डेंस हुई कि अब रेवेन्यू लेयर के ऊपर, मतलब मुसावी के ऊपर किसी एक कॉलोनी के अंदर कोई प्लॉट को लोकेट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। तो किया ये है, आइडिया भी यही था कि हम लोगों को हर खसरे के अंदर, किसी भी कॉलोनी के अंदर जितने भी प्लॉट हैं वो भी नज़र आए। तो इसके लिए एक ऊपर लेयर इस्तेमाल की गई है जिसे अर्बन लेयर का नाम दिया है। तो अर्बन लेयर जो है वो एक तरह की ट्रांसपेरेंट लेयर है, जिसके ऊपर किसी भी कॉलोनी के प्लॉट भी नज़र आ रहे हैं और उसके नीचे रेवेन्यू लेयर भी नज़र आ रही है। तो हम लोगों को वो लोकेट करना आसान हो जाएगा कि अगर एक खसरे के अंदर कॉलोनी बन गई है तो उस कॉलोनी के उस खसरे के ऊपर कितने प्लॉट हैं। तो वही वाले प्लॉट जो हैं वो खाना काश्त के अंदर कॉलोनी के नाम के साथ आ जाएंगे, और उनके आगे, हर प्लॉट के आगे जो भी बंदा वहाँ पे पोसेशन करके बैठा है उसका भी नाम आता रहेगा। इस तरीके से हमारे पास मौके की जितनी भी पोसेशंस हैं वो भी आती जाएंगी। इन फ्यूचर अगर पंजाब हुकूमत या पाकिस्तान की हुकूमत ये सोचती है कि हम लोगों ने जो वर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह प्लाजे अप्रूव होते हैं, NOC बनते हैं, और वो अपने फ्लोर बताते हैं कि हमारे इस फ्लोर पे इतनी इतनी स्पेस है, तो उस वर्टिकल स्ट्रक्चर के अंदर भी अगर राइट्स आवाम को जो मुहैया होते हैं उनको भी रेवेन्यू रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना हो, तो हम लोग एक वर्टिकल स्ट्रक्चर की लेयर भी शामिल कर सकते हैं।
और इसका फ़ायदा ये होगा, ये बिल्कुल अर्बन लेयर की तरह काम करेगी, लेकिन जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है, प्लाजे हैं, उनके अंदर भी लोगों के राइट्स जो हैं वो हम लोग रिकॉर्ड के अंदर लेके आ सकते हैं। और किसी भी मौज़े के अंदर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर पे कितने लोग रह रहे हैं, सेकंड फ्लोर्स के ऊपर कितने लोग रह रहे हैं, इनका भी रिकॉर्ड एक सिंगल फ़िल्टर के साथ हमारे सामने आ सकता है। तो अभी हम लोग वेबसाइट के पेज के ऊपर आ गए हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है और मेरा मानना है कि जितना भी रिकॉर्ड जो रेवेन्यू का है, ये एक मौज़े का रिकॉर्ड एक वन पेजर की सूरत में नज़र आना चाहिए। और ये वाला जो रिकॉर्ड है ये वन पेजर ही है। ये देखें, इसके ऊपर पहला ऑप्शन ज़िला, तहसील और मौज़ा की सिलेक्शन का है। इसके आगे ये 3 लेयर्स हैं। इस लेयर के अंदर रेवेन्यू का जितना भी रिकॉर्ड है, जो बंदोबस्ती या इस्तेमाल के बाद का रिकॉर्ड है, उसके अंदर मुसावी है तो मुसावी यहाँ पे आ जाएगी सारी। ये थोड़ा सा डिटेल में चला जाएगा काम, लेकिन ये है कि मैं आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दूँगा। इसके अंदर ये देखें, जो नक्शा है ये इतनी डिटेलिंग के साथ बनता है कि ये वाला अगर खेत है तो इस खेत के अंदर ये जो आमने सामने वाले अज़ला हैं, इनकी लंबाई ज़्यादा है। तो यहाँ पर ऑन ग्राउंड जाकर अगर हम लोग पैमाइश करेंगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इसका यहाँ पे वतर भी लगा देगा। बाकी पैमाइशें क्रमों के अंदर भी हैं, फुट के अंदर भी है। ये देखें, ये फुट के अंदर भी पैमाइश हम लोग लेके जा सकते हैं। ये जितना भी आपको पॉलीगॉन बने नज़र आ रहे हैं डिज़ाइनिंग, ये एक तरह की वेक्टर मैपिंग है, वेक्टर्स हैं। कोई लंबा चौड़ा आर्क जीआईएस को यूज़ नहीं किया होगा, या इस तरह के कोई महंगे रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए। ये सिंपल एक कैनवस है, कैनवस के अंदर ये बनी हुई चीज़ है, जिसको जियो जेसन टाइप का ये एक कैनवस है। तो ये मैप बन गया है पूरे मौज़े का। बंदोबस्ती रिकॉर्ड है, ये मुसावी का डाटा है सारा। आगे अगर कोई पार्टीशंस हुई हैं, ये जिस तरीके से ये पार्टीशन के बाद बने हैं, ये तो ये वैसे के वैसे ड्रा किए हुए हैं। अब ये जो तरीक़ाकार है मैंने नक्शा बनाने का, ये इस वजह से निकाला है कि हम लोग नीचे जो सैटेलाइट इमेज है, सैटेलाइट इमेज के ऊपर खेत किस तरीके से नज़र आ रहे हैं, उनको लेके कंफ्यूज हुए बगैर हम लोग एक दफ़ा पूरे मौज़े का नक्शा बना दें। तो ये जो मुरब्बा का नीचे आपको ये हरी और लाल लाइनों के अंदर ये नज़र आ रहा है नीचे, ये बिल्कुल गाइड लाइनें हैं। ये बुनियादी तौर पे नक्शा नहीं है। नक्शा यही है जो ऊपर आपको क्लिकेबल नज़र आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, कोई ये क्लिकेबल है ही नहीं, ये सिर्फ गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस के ऊपर मुरब्बा है और मुरब्बे के अंदर हम लोग सारे गाँव का जितना भी डाटा है वो फ्रीली बना सकते हैं। अच्छा, रेवेन्यू लेयर के बाद दूसरी लेयर जो है ये अर्बन लेयर है। तो अब ये देखें, अर्बन लेयर इस्तेमाल जो है ये बड़ा सोच समझ के की है। जैसे ही अर्बन लेयर पे क्लिक करेंगे, ये वाला बाकी सारा नक्शा जितना भी है ये सिर्फ डिसेबल हो गया है, मतलब इसके ऊपर अब क्लिक नहीं होगा। अब हम लोगों को यहाँ पर सिर्फ ये प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं और ये प्लॉट्स की सारी पैमाइशें भी फुटों के अंदर हैं। तो ये बेसिकली इन खसरा नंबरान के ऊपर एक कॉलोनी है, तो उस कॉलोनी के ये प्लॉट्स हैं। ये सारी कॉलोनी नहीं ड्रा की, बिल्कुल थोड़ी सी की है, सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, इसके बाद ये अहाता लेयर है। अब अहाता लेयर जो है ये गाँव की वही पुरानी आबादी है जिसकी सकनी जमाबंदी बनती है। तो ये सकनी जमाबंदी का कुछ रिकॉर्ड है। तो इस तरीके से हमारे पास रेवेन्यू लेयर जो बुनियादी बंदोबस्ती डाटा है, बंदोबस्ती मुसावियाँ हैं, नक्शे हैं, और हमारी जो जमाबंदी आ रही है, तो उस जमाबंदी को भी इसके अंदर इस तरीके से शामिल किया है कि जैसे ही मैं ये इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें साइड बार के अंदर पूरी जमाबंदी का टेक्सचुअल रिकॉर्ड आ गया। अभी आगे मैं आपको मज़ीद चीज़ें इसकी एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, ये सिर्फ अब ऐसे खाली नक्शा नहीं है। ये कैनवस के अंदर डिज़ाइन करने के बाद फिर इसके नीचे एक लीफलेट यूज़ किया है एसवी का, जो आर्क जीआईएस जो हमारा डिपार्टमेंट जो है पलरा भी यूज़ कर रहा है। तो ये एक लीफलेट है। इस लीफलेट के ऊपर फिर ये वाला जो नक्शा है, अब ये नक्शा एक वेक्टर मैप है। इस वेक्टर मैप को इस वाले इमेज के ऊपर फिर कैलिब्रेट किया है। इसकी कैलिब्रेशन का पूरा सिस्टम यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। ये 2 पॉइंट कैलिब्रेशन भी यहाँ से हो सकती है। ये देखें, इसकी पूरी कैलिब्रेशन का सिस्टम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से तो KMZ फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। KMZ फाइल पूरे मौजे की भी निकल आ सकती है। अगर कुछ मखसूस खसरे सिर्फ निकालने हैं तो वो भी यहाँ से निकल आएंगे। करंट लोकेशन पता चल जाएगी, यहाँ से कोऑर्डिनेट सर्च कर सकते हैं। ये जूम इन का और जूम आउट का ये बटन है।
जूम आउट करेंगे तो इसके जो जितने भी लेबल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे लेबल्स नज़र आएंगे सारे मुरबा नंबर तो ये एक ब्लॉग की शक्ल ले लेगा और मैसी काम हो जाएगा, वो नज़र ही नहीं आएंगे। जैसे ही जूम इन करेंगे तो हम लोगों को ये खसरे नंबर वगैरह सारे शो होना शुरू हो जाएंगे। ये जिस तरीके से ये मुरबा नंबर है 12 और उसका ये खसरा है, तो मज़ीद इसके ऊपर जूम करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो मज़ीद वाज़े हो जाएंगी। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पर 3 सर्च ऑप्शन, ये रिकॉर्ड की सर्च है। जितना भी हमारा जमाबंदी का रिकॉर्ड है वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जिस तरीके से मैं यहाँ पे एक किला नंबर लिखता हूँ 15 मुरब्बे का 15। पहली तो बात यह है कि जैसे ही हम लोग लिखेंगे ये खसरा नंबर लिखना शुरू करेंगे तो डाटा वैलिडेशन के ज़रिए ये रिकॉर्ड निकाल के सामने ले आएगा। 15/15 में निकालता हूँ, इस पर क्लिक किया और ये देखें ये मुझको उस खसरे के ऊपर ले गया। अब इसकी साइड बार के अंदर ये पूरी तफसील भी देगा कि ये खेवट नंबर 210 का ये खसरा है। 210 खेवट नंबर, टोटल मीज़ान इतनी है, मालिक इतने हैं, मलकियत इसकी है और मौके के ऊपर जो कब्ज़ा है वो जोरा बीबी का है। तो जो खाना काश्त है वो यहाँ पे बताना शुरू कर देगा। अब मैं अगर देखना चाहूँ कि ये ख़तून जो है इसके पास 23 नंबर खतूनी है, तो वो खतूनी पूरी है कितनी, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये पूरी खतूनी का डाटा मुझको दे देगा। मज़ीद जूम इन करेंगे तो हम लोगों को ये चीज़ें नंबर भी सारे शो होना शुरू हो जाएंगे। तो एक तो ये खसरा नंबर से यहाँ पे सर्च का ऑप्शन रखा हुआ है। दूसरा, आप मालिक का नाम लिख के भी सर्च कर सकते हैं। उर्दू के अंदर है डाटा, तो ये देखें ये जिस तरीके से मैंने ज़ियाउर रहमान वल गुलाम रसूल को मैंने सर्च किया है, बल्कि ये ज़ियाउर रहमान वल मोहम्मद अजमल ख़ान, इसको मैंने क्लिक किया है तो इसने बता दिया है कि इस आदमी का किस किस खेवट के अंदर रकबा है, वो सारा ही नज़र आना शुरू हो जाएगा साइड में। अब मैं चाहता हूँ कि 170 नंबर खेवट का इसका डाटा मैं देखूँ, तो 170 के अंदर ये 12 कनाल और 16 मरले 136 फुट का मालिक है। ये खेवट 30 कनाल की है, तो ये मैं 30 कनाल सारी मैंने खेवट यहाँ पे निकाली, ये सारे मालिक यहाँ पर शो हो जाएंगे। अच्छा, एक और निकालते हैं, ये देखें ये इस सिस्टम का पूरा एक कमाल है कि ये देखें ये खेवट मैंने अभी निकाली है। 24 कनाल 4 मरले की ये खेवट है, तो इसने ये पूरी खेवट जो है वो मौके पे कहाँ पे मौजूद है ये भी मुझको निकाल के दे दिया। जो पहले मैंने नाम सर्च किया था उसकी इस तरीके से खेवट इस वजह से नहीं निकली क्योंकि मैंने उस खेवट के भी खसरे ड्रा ही नहीं किए थे। तो ये खेवट के खसरे सारे ड्रा किए हुए हैं, तो ये मुझको यहाँ पर इसने दिखाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो पहला सर्च जो था ये खसरा नंबर की बुनियाद पे था। अगर आपको पार्सल नंबर पता है तो आप पार्सल नंबर यहाँ से सर्च कर सकते हो। अगर मालिक का नाम पता है तो वो यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अच्छा, फिर जो खाना काश्त की बुनियाद के ऊपर भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक बंदे का नाम लिखता हूँ, सपोज ये शहजाद महमूद है, उसकी एक खतौनी है, उसका किसी की जगह पे कब्ज़ा है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे है, तो ये सिस्टम मुझको बता देगा कि ये आदमी जो है ये 9 नंबर मुरब्बे के अंदर ये 9 नंबर मुरब्बे के अंदर इसका कब्ज़ा है पूरा एक मुरब्बे का, और ये पूरी उसकी डिटेल जो है ये साइड बार के अंदर नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ये था एक वेबसाइट का छोटा सा तारुफ, अंडर प्रोसेस है। अभी मैं आपको अर्बन डाटा भी इसका दिखाता हूँ। अर्बन लेयर के अंदर अगर आते हैं तो अर्बन लेयर के अंदर ये देखें जो मैंने पहले भी आपको दिखाया है कि अर्बन लेयर के अंदर ये प्लॉट जो हैं ये मैंने शो किए हुए हैं। अब ये देखें रेवेन्यू लेयर के अंदर जाके मैं अब इस खसरे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझको मलकियत के अंदर खेवट का पूरा डाटा दे देगा। इसके अंदर बाकी मालिक भी देख सकते हैं। खाना काश्त के अंदर ये कह रहा है कि ये वाला जो खसरा 8 कनाल का है जहाँ पे हैदर गार्डन बना हुआ है, और हैदर गार्डन के ये वाले प्लॉट्स जो हैं ये इस 8 कनाल के अंदर है। तो ये इस लेवल की प्रेसिजन भी आ सकती है। अब इमेजिन करें कि खाना काश्त के अंदर, जमाबंदी के अंदर खाना काश्त जो है उसके अंदर इस जो 8 कनाल है इसके अंदर जो है जहाँ पे हम लोगों ने मालिक लिखे होते हैं जो मकबूजा कब्जा करके बैठे हैं, पोसेशन है, तो पोसेशन वाले खाने के अंदर ये सारे प्लॉटिंग आ रही है और हर प्लॉट के अंदर जिस बंदे का उस प्लॉट पे कब्जा है उसका भी नाम आ रहा है। तो ये कितनी एक्यूरेसी के साथ
डाटा कितना ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव हो के हमारे पास रिकॉर्ड होगा, और इसकी कानूनी हैसियत भी होगी, क्योंकि इन एक्चुअल वो लोग अगर वहाँ पे बैठे हैं और इसका एक पूरा सर्वे जो है वो होने के बाद हम लोगों ने डाटा रिकॉर्ड किया हुआ है और जमाबंदी के अंदर भी है, तो इसकी कानूनी हैसियत भी होगी। ये ऐसा नहीं है कि फिर इन लोगों को अगर कोई फ़र्ज जारी कर रहे हैं तो हम लोग लिखें कि ये कोई ग्रीन पार्सल बनवा के आए, तो ये इस तरह का मामला जो है वो रहेगा ही नहीं। तो ये थी एक वेबसाइट का छोटा सा तारुफ, जो मैंने थोड़ा सा LADM के साथ जितना मैं मुताबिकत रखते हुए मैं रिकॉर्ड को बना सकता हूँ वो बनाने की मैंने कोशिश की थी। आपको यकीनन ये पसंद आई होगी। इसके ऊपर अगर कोई फीडबैक है वो भी दें। ये बिल्कुल एक मेरी समझें कि फ़जूल प्रैक्टिस है जो मैंने अपने आप को सिर्फ खपाया है, लेकिन खपाया इस वजह से है कि हम लोग रिकॉर्ड की एक डिपिक्शन बना सकें कि रिकॉर्ड जो है वो किस तरह का बन सकता है। अब आपके जहन में ये भी सवाल आएगा कि जो इंतकालात हैं वो किस तरीके से होंगे, रजिस्ट्रियाँ किस तरीके से होंगी, गिरदावरी किस तरीके से होगी। गिरदावरी जो है ये खाना काश्त को तब्दील करती है। ये एक ऑपरेशनल चीज़ है। खाना काश्त जो है ये समझें कि ये चेंज होता रहता है, ये कोई स्टैटिक डाटा नहीं होता। इसी तरह जो खाना मलकियत है उसके अंदर भी रजिस्ट्री के ज़रिए इंतकालात होते हैं और जो मालिक हैं वो तब्दील होते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ें, गिरदावरी और जो रजिस्ट्री या इंतकालात हैं, ये एक ऑपरेशनल चीज़ है। इस ऑपरेशनल चीज़ को बनाया जाता है, इसके फ़्लोज़ भी बनाए जाते हैं कि इंतकाल का एक पूरा, रजिस्ट्री का एक पूरा फ़्लो क्या होगा, इंतकाल का फ़्लो क्या होगा, रजिस्ट्री का फ़्लो क्या होगा। अगर रजिस्ट्री के ज़रिए कोई तगैर आता है तो वो कहाँ पर रिफ़्लेक्ट करना है। तो ये ऑपरेशनल चीज़ है। उसको इसके अंदर, इस वेबसाइट के अंदर बनाने की ऐसा ज़रूरत नहीं थी। ये सिर्फ़ एक डिपिक्शन थी कि डाटा हमारे पास किस तरीके से होना चाहिए। डाटाबेस के अंदर रजिस्ट्री और गिरदावरी की वजह से 2 या 3 कॉलम ही चेंज होते हैं, वो ज़्यादा कॉलम उनके अंदर चेंज नहीं होते। तो उसका एक फ़्लो बन जाता है और वो चीज़ें जो हैं वो साथ ही हैंडल की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।